स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। आज हम बातचीत कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया इक्विटी फोकस फंड के बारे में। विनय शर्मा हमारे साथ हैं जो इस फंड को मैनेज करते हैं। विनय, हमने काफ़ी कुछ समझा आपसे सेक्टर्स की, मार्केट की, तमाम सारी चीज़ों के। अब एक बेसिक क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो बड़े मन में लोगों को चलता रहता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं आप लोग, किसी भी सेक्टर का हो, उसमें आप ग्रोथ के पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं या आपको लगता है कि वैल्यू होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा हो, कैसे सिलेक्शन करते हैं आप? देखिए, अगर एक सेंटेंस में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो हमारा फोकस इस बात पे रहता है कि कहाँ पर आप सस्टेनेबल आईआरआर जनरेट कर सकते हैं अपने यूनिट होल्डर्स के लिए, और आपका हर इन्वेस्टमेंट उस आईआरआर पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है। हम लोग इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वेदर वो ग्रोथ स्टॉक है या वैल्यू स्टॉक है, बिकॉज हमारा मानना है कि मार्केट अलग अलग समय पर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देता है, और हम लोग फ्लेक्सिबल हैं इसको लेकर कि जिस भी तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी वर्थ इन्वेस्टिंग है तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो हम ग्रोथ, वैल्यू, गैप उस सब के बीच में शिफ्ट करते रहते हैं डिपेंडिंग आपका रिलेटिव वैल्यूएशन कहाँ पर चीप है या कहाँ पर एक्साइटिंग लग रहा है। तो ये तो फिलोसॉफिकल आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का। और जैसे कि मैंने कहा शुरू में कि फंड का प्रेफरेंस होता है कि आप डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ज्यादा बुलिश हैं इस पॉइंट पे या ग्लोबल सेक्टर्स पे ज्यादा बुलिश हैं, कौन से सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और फिर उन सेक्टर्स में कौन सी कंपनीज हैं जिनका अच्छा कॉम्पिटिटिव मोट है, जिनका वैल्यूएशन रीजनेबल है, जहां पर मैनेजमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, और जिनका फ्रेंचाइज आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है और आपको लगता है कि उस फ्रेंचाइज का वैल्यू मीडियम टर्म में काफी अच्छा हो सकता है कंपेयर टू जिस भी समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस सब का कॉम्बिनेशन होता है द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आई डोंट नो अगर मैंने आपका आंसर सही से आंसर किया है नहीं। आंसर तो सही दिया। इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और पूछूंगा तो आंसर कंप्लीट होगा। अब चूंकि आपका फोकस फंड है, नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम है, तो जैसे हम लोग होते थे ना बचपन में, स्कूल में पढ़ते कहीं पढ़ते, तो बच्चे को टास्क दिया जाता था भाई परफॉर्म करो, तो कितने दिन तक वो परफॉर्म करता है या नहीं करता इस पर तय होता था। तो आप लोग किसी स्टॉक को कितना समय देते हैं, बर्दाश्त करते हैं कि भाई अब तो चल जा, परफॉर्म कर दे, नहीं तो मैं तेरे को बदल दूंगा? तो चर्निंग कितनी महत्वपूर्ण है आपके फंड के लिए? चूंकि बहुत फोकस्ड है तो उसको परफॉर्म तो करना पड़ेगा, तो वो चर्निंग का प्रोसेस क्या है, कितने समय अपने स्टॉक बदल देते हैं आप? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, हर इन्वेस्टमेंट का एक थीसिस होता है, उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है। तो पीरियोडिकली हम ऑब्वियसली अपनी थीसिस को टेस्ट करते रहते हैं वेदर हम सही डायरेक्शन में वर्क कर रही है थीसिस या नहीं कर रही है, कंपनी सही स्टेप्स ले रही है या नहीं ले रही है, सही इन्वेस्टमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, शेयर होल्डर फ्रेंडली है नहीं, ऑल दोज थिंग्स। तो वो पीरियोडिक इवैल्यूएशन तो हमेशा ऑन एवरी डे बेसिस, एवरी वीक बेसिस, एवरी मंथ बेसिस वो पीरियोडिक इवैल्यूएशन तो चलता ही रहता है। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि हम कितना समय इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो समय एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमको लगता है कि फंडामेंटल्स कंपनी के सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसकी वैल्यू अभी जो है उससे काफी ज्यादा होनी चाहिए या उसमें इन्वेस्टर्स के रिटर्न बन सकते हैं, तो हम उस कंपनी को इनफ समय देना चाहेंगे। और हम इन दैट सेंस वी आर वेरी पेशेंट। So समय is not a problem. Obviously, equity investments का आउटलुक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, and therefore at least 2-3-4 साल is the minimum आउटलुक किसी भी इन्वेस्टमेंट का। तो that medium term and long term व्यू रहता है हर इन्वेस्टमेंट पे, और पीरियोडिक इवैल्यूएशन हमेशा रहता है कि वेदर आपकी थीसिस सही जा रही है या नहीं जा रही। That is I think more important than कितना समय और कितना चर्निंग। I think that वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, एक सेक्टर और है जिस पे आपकी आखिरी राय मुझे चाहिए, संक्षेप में बताइएगा। जैसे जो फार्मास्यूटिकल है, तो मेडिसिन वाले की बजाय जो हॉस्पिटल सेक्टर है, जो पैथोलॉजी सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिल रहे हैं हाल फिलहाल में। और चाहे मेडिसिन चेन्स हो या हॉस्पिटल्स हो, खासतौर पे ये जो पैथोलॉजी वाले, इसमें तो आपने सुना ही होगा कि बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आने को दिख रहा है। इस सेक्टर पर आप लोगों की दिलचस्पी होती है क्या? So, of course, hospital, diagnostics,
फार्मा, रिटेल, इन सब के फंडामेंटल्स अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इंडिया में काफी ब्राइट ही लगते हैं, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया का डेमोग्राफिक्स टुवर्ड्स ओल्डर एज जाता जाएगा, वैसे वैसे इन सब की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाएगी। एंड अभी भी इनका काफी अंडर पेनिट्रेशन है इंडिया में। अगर आप इंडिया की हेल्थ सर्विसेज को कंपेयर करेंगे इमर्जिंग मार्केट से, डेवलप मार्केट से तो हम काफी पीछे हैं, बट इमर्जिंग मार्केट से भी हम काफी स्कोप है इंडिया में पेनिट्रेशन इंक्रीज होने का। तो ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इन सेक्टर्स, इनकी ग्रोथ को लेकर हम काफी बुलिश हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा आईटी सेक्टर के बारे में कि वो इस पे भी अप्लाई होता है डायग्नोस्टिक्स और सेक्टर पे, कि वैल्यूएशंस कुछ क्वार्टर पहले काफी महंगी हो गई थी। एंड कंपटीशन का मतलब कंपटीशन आने का काफी चांस था, न्यू कंपटीशन आने का, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है इस सेक्टर में। सो देयरफॉर हम इस सेक्टर से थोड़ा वी वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेक्टर। लेकिन अगर वैल्यूएशन रीजनेबल हुए तो फंडामेंटल्स ऑफ द सेक्टर और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है इस सेक्टर। असली चीज़ है जिसकी तरफ विनय बार बार इशारा करे, इवन आईटी को लेकर के भी, और ये एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि अगर वैल्यूएशन नहीं ठीक है तो फिर एंट्री करने से रिटर्न नहीं बनते हैं, और ये एक फिलॉसफी लेके चलते हैं। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस फंड के बारे में विस्तार से हमें बताने के लिए। तो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा इसके बारे में और पढ़िए, समझिए, और इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ले सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस हफ्ते के लिए फायदेमंद फंड्स में इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए फंड और एक और नए फंड मैनेजर के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे।